हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चे हमारी 10th क्लास के सीबीएसई के साइंसेस के सिलेबस के बारे में, जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और उसका जो भी हमारा पोर्शन है, जैसे आपके एग्जाम्स अभी अप्रोचिंग है, तो उसको थोड़ा बूस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्लास में, कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन दिया जा रहा है। सो देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पे कि हमारा जो चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये कल वाली क्लास में हमने ये चैप्टर शुरू करा था, राइट। सो कल वाली क्लास में शुरू करा था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे उसके बारे में और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ पे छोड़ा था उससे आगे। सो कल हमने रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर देखा था। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर देखा था, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। सो देखिए, अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इससे आगे की कहानी, लाइक रिएक्शन विद ऑफ मेटल विद एसिड्स। जो वो मेटल्स हैं जो उनके एसिड के साथ रिएक्शन कहते हैं। जब भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ जाएगा तो वो कोई सॉल्ट देगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज्ड होगी। समझे? मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझे? मेटल विद एनी एसिड गिव्स मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल विद HCl गिव्स सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट मोस्ट विगरसली। मैग्नीशियम सबसे फास्टेस्ट बबल फॉर्म्ड एंड हाईएस्ट टेम्परेचर, प्लस टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। एल्यूमिनियम जाएगा बट लेस देन मैग्नीशियम, ये भी रिएक्ट करता है बट लेस देन मैग्नीशियम। देन जिंक जाएगा, मॉडरेट रिएक्शन शो करता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों की रिएक्शन देखनी है हमने विद मेटल HCl। ये दोनों बहुत तेजली रिएक्ट करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, देन एल्यूमिनियम, और जिंक सबसे उसमें से लोअर चले जाता है। Then iron, slowest reaction compared to magnesium, aluminium and zinc. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक के कंपैरिजन वो हमें स्लोएस्ट रिएक्शन दिखाता है। कॉपर, नो रिएक्शन विद dilute HCl, नो बबल और टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व्ड। जो कॉपर है वो रिएक्शन नहीं दिखाता है HCl के साथ, कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, ना ही कोई बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और ना ही कोई टेम्परेचर का चेंज हमें ऑब्जर्व होता है। देन आ गया HNO3 के साथ रिएक्शन। कहते हैं हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन, इवॉल्व मींस रिलीज, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। जब वो निट्रिक एसिड के साथ जाता है तो वो गैस है जो वो रिलीज नहीं होती है। गैस क्या होती है? रिलीज नहीं होती है। This is because HNO3 is a strong oxidizing agent. Because HNO3 है जो वो आपका strong oxidizing agent है, it oxidize the H2 produce to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, ठीक है। वो H2 को प्रोड्यूस होता है जो उसको ऑक्साइड कर देता है, मतलब उसका वाटर बना देता है। H2 नहीं रिलीज होता, और एनी एंड रिड्यूस टू एनी अदर द नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। अगर कोई नाइट्रोजन है तो उसका भी कोई ना कोई ऑक्साइड बना देता है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन दे देता है, खुद रिडक्शन करता है और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। However, magnesium and manganese react with very dilute HNO3। अब देखो दो जाने हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट कर देते हैं। कौन, कितने जाने हैं? दो जाने। कौन? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। और H2 गैस रिलीज कर देते हैं, बट होते किसके साथ है? वेरी डिल्यूट HNO3, वेरी डिल्यूट HNO3। आगे देखते हैं एक्वारीजिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वारीजिया कहते हैं इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशो 3:1। द कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की रेशो 3:1 होनी चाहिए। मतलब अगर आप HCl का 600 ml ले रहे हो तो उसके कंपैरिजन HNO3 का आपको 200 ml ही लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका 200 ml ही लेना पड़ेगा। इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड्स
capable of dissolving even noble metals like gold and platinum which do not dissolve in either acid alone. देखो क्या कह रहा है, कहता है ये highly corrosive है, फ्यूमिंग लिक्विड्स कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इवन द नोबल मैटर्स को डिसॉल्व कर देता है, जिसको अगर आप अकेले HCl में डालोगे या अकेले HNO3 में डालोगे तो वो नहीं डिसॉल्व करेगा, लेकिन इन दोनों के मिक्सचर में डालोगे और मिक्सचर भी कैसा 3:1 वाला, तो वहां पे वो डिसॉल्व कर देगा. It is the process HCl provide chloride ions and HNO3 act as an oxidizing agent. Nitric acid oxide matters and get itself reduced to oxide of nitrogen such as NO, NO2 and N2O. HCl provide chloride ion and उसके साथ oxidizing agent की तरह एक्ट करके और इस तरह काम करता है. एप्लीकेशन used in the purification and testing of gold, platinum in the laboratories and jewelry shop. Laboratories and jewelry shop पे टेस्टिंग के लिए ये यूज होते हैं, समझे. लेबोरेटरीज एंड ज्वेलरी शॉप्स पे टेस्टिंग के लिए यूज होता है ये सब. Why is the hydrogen gas not evolved when a metal react with nitric acid? Write the exception also. हाइड्रोजन क्या बोला उसने, कहता कि हाइड्रोजन क्यों नहीं इवॉल्व होती जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है. कहता व्हेन मैटर रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व. क्यों? क्योंकि निट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हाइड्रोजन गैस को वाटर में चेंज कर देता है और ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन को NO, NO2 और N2O में चेंज कर देता है. पर यहाँ पे मैग्नीशियम एंड मैग्नीज दो इकलौते ऐसे मेटल्स हैं जो वेरी डिल्यूट निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं एंड वीकली ऑक्सीडाइज इन सच कंडीशंस. सो आगे उसने क्वेश्चन पूछा, वही चीज ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज एक्वारिजिया, राइट इट्स कॉम्पोजिशन, नेम वन मेटल व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन एक्वारिजिया बट नॉट इन एनी सिंगल एसिड, राइट वन यूज ऑफ एक्वारिजिया. तो आप दे सकते हो भाई सारा का सारा उसी स्लाइड के बेसिस पे ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है. एक्वारिजिया क्या है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, रॉयल वाटर बोलते हैं, जिनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है 3:1. कौन सा मेटल है? गोल्ड. इसमें चले जाता है. एक मेटल पूछा है और एक यूज बताना है, तो ज्वेलरी में या टेस्टिंग ऑफ दीज के लिए जो ज्वेलर्स हैं या फिर हमारे टेस्टिंग के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए ये यूज करा जाता है, ये हमें पता है. आगे बढ़ते हैं. कहते असर्शन रीजन है, ध्यान से देखेंगे. कहते हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन द मैटर रिएक्ट विद HNO3. कहते जब मेटल रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती. ये बात तो ठीक है. कहता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड रिड्यूस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टू वाटर. बिल्कुल जो ए है, ए असर्शन इज करेक्ट, reason is also correct and assertion reason is the correct explanation of reason. तो correct explanation भी है क्योंकि उसने बात भी बिल्कुल ठीक बताई है कि react भी नहीं करता, मतलब रिलीज भी नहीं करता H2, तो क्यों नहीं रिलीज करता वो बात भी उसने बहुत करेक्टली बताई हुई है कि ऐसा नहीं है कि रिलीज नहीं करता, ऐसा है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. समझे? आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. ठीक है, हमें क्या करनी है, हमें रिएक्शन करनी है किनकी, मेटल की. एक मेटल ले लेना है जैसे कोई भी मेटल और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, किसी और मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करनी है. तो आप क्या देखोगे कि सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी रिलीज हो जाएगा. अगर आपका ए वाला है जो ए, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी. ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है कॉपर वायर इन FeSO4 नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर है जो दैट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. कॉपर है जो वो कम रिएक्टिव है तो नो रिएक्शन. आयरन नेल इन CuSO4
brown deposit of copper on iron nail plus solution of the color change blue color. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, वो कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉपर को कौन रिप्लेस कर जाएगा, आयरन, और उसकी वजह से कौन सा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा. ये रिएक्शन होगी, आयरन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, डन. नेक्स्ट कहते हैं मेटल एम, ध्यान से देखो क्वेश्चन. अ मेटल एम displaces iron from aqueous solution of ferrous sulfate. किसका aqueous solution है, ferrous sulfate, FeSO4, but fails to do so in case of aqueous solution of aluminium sulfate, Al2SO4, aluminium sulfate, but fails to do in the case of aqueous solution of this. The metal M is, कहते एक मेटल है M that displays iron from aqueous solution of ferrous sulfate. वो मेटल, कोई मेटल है जो ये रिएक्शन करा सकता है, मतलब वो मेटल आके सल्फेट के साथ लग जाएगा और आयरन बाहर निकल जाएगा. एंड बट फेल्स टू डू, बट एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता. किसके साथ नहीं कर सकता, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ. कहते कौन सा मेटल होगा, मतलब ऐसा मेटल जो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है लेकिन आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है. तो क्यों ना हम लोग अपनी रिएक्टिविटी को, सीरीज को देख के ही समझे. एल्यूमिनियम और आयरन की बात हो रही है तो सीरीज ही हम लोग खोल लेते हैं. देखिए एल्यूमिनियम ये रहा, आयरन ये रहा, तो मतलब जिंक ही, जिंक हो सकता है. लेड तो आयरन से कम है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा है, मतलब इनके बीच में है. तो डैट मीन्स क्या हो सकता है, वो जिंक हो सकता है. कौन सा हो सकता है बच्चे, डैट इज जिंक. सो देख लेते हैं, जिंक की तरफ बढ़ जाते हैं. यस, देयर इज ऑप्शन, यस, आंसर इज डी. आंसर क्या है, रिएक्शन आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी. देखो समझ में आई ना बात, आंसर क्या है, डी आंसर है. और आंसर डी कैसे है, बात पूरी समझ में आई, बताइए जरा मेरे को एक बार. यू गॉट इट? आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान से देखेंगे. स्टडी द फॉलोइंग केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. किन किन में नए प्रोडक्ट बनेंगे. देखिए एक बार अपने एंड पे बताइए क्या क्या हो सकता है. हमारे पास कॉपर एंड मैग्नीशियम है, आयरन और लेड है, कैल्शियम और एल्यूमिनियम है, जिंक और कैल्शियम है. कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, किसकी बात हो रही है, पहले कॉपर एंड मैग्नीशियम. ठीक है, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे पहले है कॉपर एंड कॉपर मैग्नीशियम आयरन लेड. देखो कॉपर नीचे है, लेड भी नीचे है, आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम सबसे ज्यादा है. तो देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए. वेरी गुड, ध्यान से देखेंगे. दिस वन कॉपर विद मैग्नीशियम आई थिंक नहीं कर पाएगा रिप्लेस. ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव. लेड टू आयरन नहीं कर पाएगा, आयरन से नीचे है लेड. कैल्शियम टू एल्यूमिनियम नहीं कर पाएगा, जिंक को कैल्शियम कर देगा. ठीक है, एक मिनट, जिंक कैल्शियम सल्फेट प्लस जिंक तो हो जाएगा, कैल्शियम को एल्यूमिनियम नहीं कर पाएगा, लेड को आयरन भी नहीं कर पाएगा, कॉपर को मैग्नीशियम, सॉरी कॉपर तो नीचे है ना, कॉपर को मैग्नीशियम तो कर पाएगा ना बच्चे, मैग्नीशियम तो ऊपर है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव. तो कॉपर, तो 1 and 4 होना चाहिए आंसर. आंसर इज सी फॉर दिस गाइस. आंसर इज 1 and 4, दैट इज सी. देखिए ध्यान से,
आंसर इज 1 and 4, दैट इज सी। कोई डाउट इधर तक प्लीज पूछिए। आगे बढ़ते हैं। कहते केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कहते रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एसिडिक इन नेचर। जब भी आपके नॉन मेटल्स हैं, जैसे हमने उस दिन बात करी थी कि मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर है, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड देगा, जैसे कार्बन विद ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। नॉन मेटेलिक आर एसिडिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर आल्सो न्यूट्रल इन नेचर। तो कुछ को न्यूट्रल भी हैं, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड N2O और इवन NO भी, दीज आर न्यूट्रल। हम लोग याद रखेंगे एसिडिक, मोस्टली एसिडिक होते हैं, बट कुछ को बीच में न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कुछ को क्या हो सकते हैं बच्चे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सो देखेंगे आगे जी, ध्यान से देखिए। कहता जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स हैं जो वो नहीं रिएक्ट कर पाते, जनरली नहीं रिएक्ट कर पाते। एंड अगर वो रिएक्ट कर जाएं तो वो एसिड फॉर्म बनाते हैं, मतलब एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे उसने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो अगर आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो H2CO3 ये देगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड देगा, राइट। अगर SO3 को आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो वो H2SO4 देगा। ठीक है, अगर NO2 को आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो वो HNO2 एंड HNO3 का मिक्सचर देगा। मतलब आपको क्या बात समझ लग रही है यहाँ पे, आपको ये पता चल रहा है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे देंगे, एसिड। मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते थे, बेसिक इन नेचर, उसके साथ रिएक्ट करके क्या दे देते थे, बेस। बस दैट्स इट। सो देखिए, उसके बाद हमें बताया हुआ है कि कैसे हमारे कुछ मेटल, नॉन मेटल्स, उनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, जिसके साथ डील करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि क्यों आता है, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ही सीख ली होती हैं। हीलियम में 2, के शेल में आ गए 10 2 8 18 2 8 8 है ना, सोडियम 11 2 8 1 2 8 2 2 8 3, पोटाशियम 2 8 8 1 2 8 8 2, जिनकी वैलेंसी 1 2 और 3 आ जाए वो पक्का क्या होते हैं, मेटल्स ही होते हैं। देखो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल होता है, और उसके बीच में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसमें 2, इसमें 3, 1 और 2, मतलब ये मेटल्स हैं। यहाँ पे इसके भी 0, मतलब 2 है, 2 है, तो मतलब वैलेंसी क्या है, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, क्योंकि पूरे भरे हुए हैं। तो ये नोबल गैसेज हैं। और मेटल्स को देखो 5 है, 6 है, 7 है, 5 है, 6 है और 7 है। जिनका 5 6 7 आ जाए वो नॉन मेटल्स। और जब भी 5 6 7 आ जाए वैलेंसी निकालने के लिए हम -8, मतलब इसकी वैलेंसी -3, इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी फिर -3 -2 -1। माइनस क्यों, क्योंकि नॉन मेटल का हमेशा नेगेटिव चार्ज, बहुत अच्छे से पता है आपको, मेटल्स का हमेशा पॉजिटिव चार्ज। क्लैरिटी। कहता the arrangement of electrons in the various shell KLMN of an atom is called its electronic configuration। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉनिक configuration बोलेंगे। बात करते हैं how do metal and non metal reacts, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं आपस में, वही चीज जो पीछे बताई हुई है उसने उसने उसी चीज के बारे में डिटेल बात कर दी। कहता जो नोबल गैसेस हैं हैव कंप्लीटली फिल्ड शेल, पूरा भरा हुआ था, डुप्लेट था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे हीलियम के, बाकी सबके लास्ट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एंड केमिकली इनर्ट, इनर्ट है मतलब वो रिएक्ट नहीं करती अदर एलिमेंट्स
रिएक्ट टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो बाकी एलिमेंट्स है दे वांट टू रिएक्ट, वो रिएक्ट करना पसंद करते हैं। सो मेटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बनाते हैं केटाइंस। नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बनाते हैं एनाइंस। लूज करना मतलब पॉजिटिव चार्ज आना, गेन करना मतलब नेगेटिव चार्ज आना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उन दोनों के बीच में कौन सा बना देती है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बोल दो या फिर बोल दो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे कि बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, आपको दिखने में ही पता चल रहा है कि ऐसा है कुछ। आपके पास ये है बच्चे, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्यों, कैसे हुआ, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, क्लोरीन की क्या है 287। इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए ये एक लूज करेगा, ये लूज कर देगा तो उसका पिछला शेल है जो वो पूरा भरा हुआ है, उसके लिए एक लूज करना इजी है। इसके पास 7 है तो इसको 8 बनाने के लिए एक गेन करना इजी है, रेदर देन की वो 8 लूज करे। तो वो क्या करेगा, वो गेन कर लेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, और ये क्या करेगा बच्चा, ये लूज। तो एक गेन करे और एक लूज करे तो बीच में कौन सा होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने लूज करा, दूसरे ने गेन करा, डेट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे देखते हैं, क्या करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली समझे, आयनिक बॉन्ड। सो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, कहते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ध्यान से देखेंगे। सोडियम, ध्यान से देखो, सोडियम Na इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, सोडियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया 28, क्लोरीन 287 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गेन कर लिया 288। अब हुआ क्या है, ये वाली डायग्राम आप लोगों को बनानी आनी चाहिए होती है, ये वो पूछेगा पेपर में। तो कैसे हुआ है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो किस तरह से बनाएंगे भाई, कि सोडियम के आउटर मोस्ट में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, उसको स्टार से बना लो। क्लोरीन के लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन थे, यही है ना बच्चे, सोडियम 11 281 एंड क्लोरीन 17 287। अब क्या करना है, इसने अपना एक इसको देना है ताकि ये 8 बन जाए और ये 28 रह जाए। तो इसने अपना ये वाला जो एक है ये क्या कर देना है, इसको इधर ट्रांसफर कर देना है, जिसकी वजह से क्या हो जाना है, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। देखो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने जो दे दिया वो यहाँ पे मेंशन करा, दैट इज नेगेटिव। देखो किस तरह से हुआ है ट्रांसफर, समझ आई बात, ये जो भी हुआ है वो किस तरह से हुआ है, यू गाइस गॉट इट। अब इसी तरह का काम बच्चे मैग्नीशियम के साथ भी हुआ है, ध्यान से देखेंगे। देखो मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी हमें अच्छे से पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे 282, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 12, दो इलेक्ट्रॉन ये वाले लूज करेगा तो क्या बन जाएगा 28, मतलब मैग्नीशियम कैटायन बन जाएगा। अब ये है क्लोरीन, उसको एक ही चाहिए तो वो एक करके 288 बन जाएगा। अब इसने दो लूज करे हैं, इसको एक चाहिए तो मतलब एक लूज कर देगा एक क्लोरीन को, दूसरा कर देगा दूसरे क्लोरीन को। तो देखो हमने दो क्लोरीन रख लिए, दोनों के आपने पूरे पूरे जो है इलेक्ट्रॉन 7 इसके अरेंज कर दिए, 7 इसके, इसने अपना एक उसको दे दिया एक उसको, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज, और दो क्लोरीन फुट स्क्रिप्ट में आपने मेंशन करने ही करने। ठीक है, क्लैरिटी, समझे बूझे क्या हुआ है, बात समझ में आई। समझे, ऐसे ही कुछ हुआ है, आगे बढ़े।
हाँ जी, कहते द क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो करेक्टली कहाँ पे बताई गई है, किस ऑप्शन में करेक्टली शोन है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इस तरह से ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम है जो 12 दैट इज 282 एंड ऑक्सीजन 8 दैट इज 26। तो देखो ना बच्चे, इसको भी 8 बनने के लिए 2 चाहिए, इसको 8 बनने के लिए 2 लूज करने हैं, तो 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। आंसर इज बी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, आंसर इज 1, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, समझे? अच्छा, सिलेक्ट द आयनिक कंपाउंड, इनमें से आयनिक कंपाउंड सिलेक्ट करो जिसमें ट्रांसफर हो रहे हो इलेक्ट्रॉन, जिसमें ट्रांसफर। सिलेक्ट द आयनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स देखने हैं आपने आयनिक। अभी आपको क्या दिख रहा है, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बच्चे, पहले कार्बन और क्लोरीन को देखो। कार्बन को आपने लिखा एटॉमिक नंबर 6, क्लोरीन का कितना होता है 17, कैसे लिखोगे इसको 24, इसको कैसे लिखोगे 287। अब ये 4 वाला है, ठीक है, जब ये 4 वाला हो ना, मतलब लूज और गेन दोनों करने वाला, तो वो ना लूज करता है ना वो गेन करता है, वो क्या पसंद करता है, शेयर करना। और ये क्या है, ये तो लूज गेन, मतलब ये तो गेन कर सकता है, जब ये ही नहीं लूज कर रहा तो ये भी कुछ नहीं करेगा। तो मतलब जब भी दो नॉन मेटल्स जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो देखो यहाँ पे ये है कोवलेंट, ये भी है कोवलेंट। KCl एंड NaCl आर ionic compounds are also called इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। एक और नाम है बहुत अच्छा, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स इनको बोला जाता है। समझे, बहुत सिंपल, वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कहते कंसिडर द एलिमेंट 282 227 281 एंड 288 विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, मेटल कौन है, सबसे पहले तो मेटल जो लूज करना चाहता होता है, इनमें से लूज करने वाला कौन है, ये 2 लूज कर देगा, ये 1 लूज कर देगा, ये दोनों लूज कर सकते हैं। ये तो गेन करेगा 7 से 8 बनने के लिए, ये ऑलरेडी फुली फील्ड है, इसको चाहिए नहीं। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो इजिली लूज करे। इजी कौन लूज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के 2, 1 है ना, सो दैट मीन्स C इज मोस्ट रिएक्टिव विच इज नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी है, जैसे ये फुली फील्ड है, पूरा भरा हुआ है, 288, कोई लूज नहीं कोई गेन नहीं, तो D इज नोबल गैस। राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन A एंड B, A एंड B का कंपाउंड का फॉर्मूला लिखो, एंड विच बॉन्ड विल बी इट फॉर्म्ड। सो देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले बच्चे। देखो जी, A क्या है, A इज 282, दैट मीन्स वो 2 लूज करेगा, 2 लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। B क्या है, B है आपके पास 27, दैट मीन्स वो 1 गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा B नेगेटिव। अब अगर हमने इसका फॉर्मूला बनाना हो, 1 लूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, A2 पॉजिटिव B नेगेटिव कैसे जाते होते हैं, पैर में, तो AB2 फॉर्मूला बनेगा। अब हुआ क्या, एक ने लूज करा दूसरे ने गेन करा, तो कौन सा हो गया, आयनिक। विच वन बच्चा, आयनिक, आयनिक, आयनिक। अच्छा, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 12, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 12 है भाई एटॉमिक नंबर, कैसे अरेंज करोगे, 12 को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 12 को अरेंज कर सकते हैं 282, कर दिया। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेट 282, ठीक है, एटॉमिक नंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12, 282। स्टेट वेदर द एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल, 2 क्या करना चाहता है, लूज, लूज वाले कौन से होते हैं, मेटल, सो ये मेटल है। व्हाट इज इट्स वैलेंसी भाई 2, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इट फॉर्म विद क्लोरीन। अगर मान लो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड को मैं A मान लेती हूँ,
ठीक है, और इसकी वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1 क्योंकि क्लोरीन 17 है, तो ACl2 नाम का ये फॉर्मूला हमारे पास बना के हमें देगा। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, तो वो हमें क्या बना के देगा बच्चे, MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा आगे देखते हैं। ओके सो जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये जो हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती हैं या कैसी होती हैं। सो फिजिकल नेचर कहता है दे आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो उसकी वजह से ये सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल भी होते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इनको तोड़ना मुश्किल है, तो मेल्ट और बॉयल करना भी मुश्किल है। सॉल्युबिलिटी जनरली पानी में घुलते हैं, ठीक है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, इनमें नहीं घुलते। पानी इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में घुलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। लास्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है कंडक्शन रिक्वायर मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयंस फिक्स्ड इन रिजिड स्ट्रक्चर। molten state conduct electricity, electrostatic force of attraction broken by heat, ions move freely, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है बच्चे, सोडियम क्लोराइड आपके पास नमक वैसे पड़ा है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होएगा क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर में है। लेकिन अगर आप उसको मॉल्टन स्टेट पानी में घोल दोगे, ठीक है, या उसको आप वैसे उसको थोड़ा मेल्ट कर दोगे, तो वहां पे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगी, आयंस फ्री हो जाएंगे। या एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी में घोल दोगे तब भी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इन दो केसेस में वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। सो कल वाली क्लास में हमने समझा था मेटल और नॉन मेटल्स क्या है, फिर हमने समझा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स की क्या होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग क्या है और कौन कौन सी एक्सेप्शंस है उनकी प्रॉपर्टीज में। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करें आज वाली क्लास। और साथ ही साथ कल वाली क्लास में हमने देखा था कि मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। आज हमने देखा कि मेटल किसी और एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। फिर हमने नॉन मेटल्स को देखा कि वो ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि एक मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। उसके कुछ स्ट्रक्चर्स देखिए, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो वो आयनिक बॉन्ड्स थे, हमने देखा कि उनकी जो एप्लीकेशंस है, मतलब या उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, मतलब वो कैसे कैसे हैं। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मॉल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। सो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे ही खत्म कर रहे हैं। कल इसी चैप्टर की आगे अक्रेंस ऑफ मैटर, मेटलर्जी वाला जो पार्ट है, उसी को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। और मेरे को बताओ अगर आपका किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट है तो मेरे साथ उसको डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू एंड गुड लक। अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखिए और एग्जाम्स आपके बहुत जल्दी आ गए हुए हैं, सो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से इन्हांस कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू, थैंक यू।